नमस्कार। आज एक ऐसे व्यक्ति को हमने आमंत्रित किया है जो हमारी ही बिरादरी से है। मतलब उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग बिंदुओं में प्रसारण कर्मी होने का भी एक पक्ष जुड़ता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर किशोर सिन्हा को आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में आमंत्रित करते हुए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप विश्व हिंदी परिषद के बिहार चैप्टर से भी जुड़े हैं, पटना में रहते हैं और आकाशवाणी से आपका लंबा जुड़ाव रहा है। मैं आपका विधिवत स्वागत करता हूं डॉक्टर किशोर आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार मनोज जी, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा आज यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में आपने मुझे आमंत्रित किया। खुशी ज़रूर मिलती है और एक आंतरिक खुशी मिलती है कि हम लोग जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपनी इस यात्रा जी। की, प्रसारण यात्रा की, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो रास्ते में तो कई पड़ाव आए। उन अनुभवों को जब हम एक दूसरे से साझा करते हैं, कहीं मिलते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब ये भी एक चुनौती कि कौन से टॉपिक पे पहले आया जाए, तो मैं सबसे आसान रास्ता निकलता हूं। जी आप दिल्ली आए हैं जो अभी अभी विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। जी और खास तौर पर उस दिन हमें बताया गया कि दिनकर जी को जी। विशेष रूप से याद किया गया। हम्म। तो जो लोग नहीं जा पाए वहां पर, हम्म। उनके लिए एक शब्द चित्र हम्म। कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में किस तरह के सत्र थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि राष्ट्र कवि दिनकर बिहार से आते हैं हम्म, और सिर्फ वो बिहार के नहीं बल्कि एक भारतवर्ष और एक कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जी। है उनकी। जिस तरह की क्रांतिकारी कविताएं उन्होंने लिखी, शांति को लेकर के, हम्म, युद्ध को लेकर के और मनुष्यता को लेकर के हम्म, खास तौर हम्म, से, वो दिनकर को बहुत बड़ा बनाती हैं। तो दिनकर तो एक माध्यम रहे एक जुड़ने का, क्योंकि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हमने दिनकर के बहाने बहुत सारी बातें की, साहित्य पर बात की, हिंदी पर बात की, हिंदी के विकास और उसकी यात्रा को लेकर कई सत्रों में बातचीत हुई और इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और विदुषियों का संगम हुआ। सिर्फ भारतवर्ष से नहीं बल्कि गुयाना से थे, मॉरिशस से थे, जर्मनी से थे, इंग्लैंड से थे। तो एक 2 दिवसीय जो एक इसका जो स्वरूप था वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप था और उसमें दिनकर के ऊपर, उनके साहित्य के ऊपर, उनकी कविताओं के ऊपर तमाम बातें हुई और मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त हुआ इससे। डॉक्टर किशोर, आपने इतनी खूबसूरती से जो पूरा सार बयां किया, उसने एक और चिंगारी मेरे अंदर पैदा कर दी। दिनकर का जो विराट शब्द विश्व है या साहित्य विश्व है, जी उसमें एक आम पाठक, मैं तो आम पाठक हूं, मैं कोई साहित्यकार तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दिनकर का नाम लेते ही वीर रस ही हम्म। सबसे पहले मस्तिष्क को टकराता है। क्या दिनकर के विश्व में और भी अभिव्यक्तियां हैं इसके बिल्कुल अलावा? बिल्कुल। आमतौर से दिनकर को लेकर के इसलिए किसी के मन में ये छवि बनती है हम्म, कि उन्होंने क्रांतिकारी ओज पूर्ण कविताएं लिखी हैं। जी। लेकिन दिनकर सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उन कविताओं को आप पढ़ेंगे जैसे कुरुक्षेत्र हम्म, या रश्मि रथी, ये दोनों जो काव्य हैं बहुत मशहूर काव्य हुए और ख़ास तौर से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ हम्म, उसमें उन प्रश्नों को लेकर के ये काव्य है, खंड काव्य हम्म, है। उन प्रश्नों को उठाती है कि युद्ध क्या जायज़ है, और ये समझिए कि आज से 50 साल 60 साल पहले ये रचना हुई थी हम्म, और आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। हम्म, जब हम तमाम हम्म, विश्व में देखते हैं कि दो मुल्क आपस में युद्धरत हैं और उससे हासिल किसी को कुछ नहीं होता है। जी। लेकिन दिनकर का जो कोमल पक्ष है, हम्म, उर्वशी काव्य को आप देखिए, हम्म, तो उर्वशी की रचना में जितना कोमल पक्ष है, हम्म, उसमें प्रकृति है, उसमें नारी है, उसमें नारी और पुरुष के अंतर संबंध है। हम्म, हालांकि वो एक पुरा कथा को आधार बना करके वो रचना हुई है, हम्म, लेकिन उसमें जैसे एक लाइन है, हम गीतों के प्राण सघन, हम्म, छुम छनन छुम छनन। अब देखिए कितनी रागात्मक और कितनी गीतात्मक अभिव्यक्ति है, हम्म, संगीतात्मक भी अपने आप में है। तो ऐसे अनेक प्रसंग आपको उर्वशी में मिलेंगे। इसके अलावा आप संस्कृति के 4 अध्याय अगर हम्म, उनके गद्य को आप पढ़ें तो उसमें पूरे भारतवर्ष के साहित्य, संस्कृति, कला, हम्म, इसका एक सार वहाँ उपस्थित है। तो दिनकर सिर्फ ऐसा नहीं कि ओज के कवि हैं, हम्म, बल्कि उतने ही कोमलतम भावों के भी कवि हैं। और जहाँ उन्होंने ओज की बातें की हैं, परशुराम की प्रतीक्षा में की हम्म। हैं, कुरुक्षेत्र में की हैं या रश्मि रथी में की हैं, उसके पीछे एक शांति का संदेश वो देते हैं पूरे संसार को। तो दिनकर ये हैं। डॉक्टर किशोर, एकदम से ख्याल आया महात्मा गांधी का।
जी। क्या दिनकर और महात्मा गांधी हाँ। कहीं एक दूसरे से, दोनों व्यक्तित्वों में जुड़ाव कहीं से? देखिए, अगर ऐसे प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो गांधी जी का पूरा दर्शन अहिंसात्मक है, ये सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बारे में अगर हम कितनी भी बातें करें गांधी दर्शन को लेकर के, तो लगेगा कि कम है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जो साहित्यकार हैं हमारे, अब दिनकर की आपने जैसे बात की कि दिनकर कहीं जुड़ते हैं क्या गांधी से, तो बिल्कुल जुड़ते हैं। क्योंकि गांधी जी भी कई बार प्रतिरोध उन्होंने भी किया है अपने ढंग से। अगर उन्हें लगा है कहीं हिंसा हो रही है देश में, जब अहिंसक क्रांति की शुरुआत उन्होंने की, उस बीच में कई बार हिंसा हुई, तो उसके प्रतिरोध स्वरूप वो अनशन पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक ये हिंसा बंद नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। तो एक प्रतिरोध का उनका एक तरीका था अपना। लेकिन एक कवि जब प्रतिरोध करता है, एक साहित्यकार जब प्रतिरोध करता है, वो अपनी कविता के माध्यम से प्रतिरोध करता है। कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से वो बताता है कि नहीं, ये हिंसा आवश्यक नहीं है, इस हिंसा से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अब दिनकर ने जैसे अपने काव्य में लिखा, बहे प्रेम की धार मनुज को, ये अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेम के बोए। क्या बात! ये दिनकर जी हैं। किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुंच सका ये जग है, अभी शांति का स्वप्न दूर नभ में करता जगमग है। तो ये कविता के माध्यम से दिनकर ने यही बात कही है जो गांधी अपने वचनों से या अपने समग्र वाङ्मय से उन्होंने जी जी ऐसा ही प्रयास किया। संदेश जी दिया। जी अब दिनकर को ही जोड़ते हुए जी। एक और उत्सुकता बढ़ती है यहाँ पे। बिहार राज्य को अगर देखा जाए और वहां से उपजा जो साहित्य है, समग्र साहित्य, उसका एक सार लिया जाए, तो राष्ट्रीय तौर पर ऐसे कौन से प्रमुख नाम उभरते हैं जिनका आप बिल्कुल, मतलब उनका नाम तो होना ही होना है किसी भी सूची में? ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मैं अब किसका नाम लूं और किसका ना लूं, वो स्थिति उत्पन्न हो गई है मेरे सामने। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं। दिनकर की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अद्भुत, आप शिवपूजन सहाय का नाम ले सकते हैं, बहुत बड़े संपादक थे। और आप नागार्जुन का नाम ले सकते हैं उसमें, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम ले सकते हैं उसमें। कई ऐसे साहित्यकार, दिग्गज साहित्यकार हुए जो बिहार को उन्होंने एक ऊंचाई दी। बहुत सारे लोग उनके यहाँ अपनी रचनाएं भेजते थे ठीक करने के लिए, शिवपूजन सहाय जी के यहाँ। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम किया है। मतलब तमाम नाम गिनाने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत उसका लाभ है, लेकिन हैं ऐसे साहित्यकार दिग्गज जिनकी चर्चा मैंने अभी की है। और आपका जो अध्ययन रहा है डॉक्टरेट में, वो भी किसी भाषा की आंचलिकता से ही हिंदी की जोड़ आंचलिक सकते हैं कहानी। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हिंदी के अलावा बिहार में जो बोलियों या कम जाने जाने वाली भाषाओं में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा, हाँ हाँ। उसमें कौन कौन सी भाषाएं, बोलियां हैं? देखिए, भाषा तो मैथिली एक है जो अनुसूची में शामिल है, जी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बोलियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं, और भले ही बोली के रूप में वो प्रचलित हैं, भाषा का दर्जा उन्हें नहीं मिला है। जैसे भोजपुरी को लें तो भोजपुरी सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में, बनारस में भी भोजपुरी बोली जाती है। जैसे बोली के बारे में कहा जाता है कि 2 कोस पर बोली बदले और 4 कोस पर बानी, तो ऐसे वो बोलियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको परिलक्षित होगा। विदेशों में आप मॉरिशस चले जाइए, वहाँ भोजपुरी, जो यहाँ से गिरमिटिया मजदूर गए उस जमाने में, स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने में, वो अपने साथ भोजपुरी भाषा को लेके गए। उसके अलावा गुयाना, सुरीनाम, इंडोनेशिया, ऐसे तमाम जो देश हैं वहाँ भोजपुरी अभी भी बोली जाती है। तो ये भोजपुरी का एक बहुत बड़ा विशाल संसार है। उतना ही उसमें आपको रचनाएं मिलेंगी, उसमें कहानियां आपको मिलेंगी उत्कृष्ट, उसमें उपन्यास मिलेंगे, कविताएं तो बहुत सारी हैं। लोक बोलियों में जो लोक संगीत का जो क्षेत्र है, उसमें भोजपुरी की बहुत सारे भोजपुरी के बल्कि अब तो मिलेंगे। लोकप्रिय संस्कृति में भी बहुत ज्यादा जी फिल्मों जी में जी। और इसके अलावा मगही है, मगही का बहुत बड़ा क्षेत्र मगही का भी है। पटना के अलावा ही बहुत सारे क्षेत्रों में मगही बोली जाती है, उसे भी विपुल साहित्य उपलब्ध है। इसके अलावा अंगिका भागलपुर क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्णिया के कुछ भागों में, बेगूसराय कुछ भागों में, इस तरह से अंगिका है। बज्जिका है, बज्जिका मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में बोली जाती है। तो इस तरह की कई बोलियां हैं, 5-6 जो हैं प्रमुख बोलियां हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी की। डॉक्टर किशोर, अब हम अपनी बातचीत के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं जी। और ये बातचीत अधूरी रहेगी अगर जहां हम बैठे हैं, जिस संस्था के स्टूडियो में, उसी का जिक्र ना हो। आपकी लंबी कार्य यात्रा रही है यहाँ पर, न जाने कितने दशकों की।
मेरा सवाल ये है, यहाँ पर जो समय बिताया आपने काम करते हुए इस संस्था में, आकाशवाणी में, उसने आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में सबसे ज्यादा किस रूप में योगदान दिया है? मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पे शुरुआत की अपनी कौन सा सन में? आकाशवाणी पटना में, और ये सन था 1978 77 के आसपास का। वहाँ से मैंने शुरुआत की युवाणी से जी। और उसके बाद फिर उस काल में भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया और बहुत सारे काम किए। कोई एक विधा की तरफ ऐसा नहीं है कि मेरी रुचि थी, लेकिन मैंने सारी विधाओं में काम किया आकाशवाणी की, लिखने से लेकर और प्रोडक्शन तक में। और मुझे लगता है कि आकाशवाणी ने धीरे धीरे गढ़ा मुझे। वहाँ से शुरुआत कर, और जब मैं पेक्स के तौर पे शामिल हुआ नियमित इस संस्था में, वहाँ भी मुझे गढ़ने का काम किया। वो एक अनुभव के तौर पर सिद्ध होता है कि जब आप किसी संस्थान में काम करते हैं, किसी विधा में आप काम करते हैं, तो उसमें आप कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो सब कुछ जान गया और वो बिल्कुल उत्कृष्ट है उस विधा में। मैं भी नहीं कहता, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ। और जब तक मैं रेडियो की नौकरी में था 2019 तक, तब तक मैं सीखता रहा था, तो मैं अभी भी सीखने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर किशोर सिन्हा, आपकी परिपक्वता यात्रा, उसकी परिणति एक पुस्तक के रूप में आती है जी, जो 2 खंडों में। मैंने अपने आत्मानुभव के जी। 2 खंड लिखे हैं। एक आत्मानुभव जो आप कहते हैं, क्या ये एक मॉडेस्टी है आपकी? आप क्यों नहीं उसको आत्मकथा कहते? नहीं, आत्मकथा ही है वो। आत्मानुभव इसलिए मैं कहता हूँ, मॉडेस्टी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अनुभव जब होता है, अनुभवों की बात हम करते हैं, अनुभवों को हम लिखते हैं, जब लिपिबद्ध करते हैं, तो कई बार होता है कुछ अनुभव छूट जाते हैं। आत्मकथा जब हम कहते हैं तो हमें सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, सिलसिलेवार लिखनी पड़ती हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखनी पड़ती हैं। उसमें अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ उसमें शामिल होता है। लेकिन जब आत्मानुभव हम कहते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीज़ें अगर छोड़ भी दी जाएं तो माफ़ी योग्य हैं। तो इसलिए मैंने इसको आत्मानुभव कहा। किसी भी लंबी कार्य यात्रा में एकाध अनुभव तो ऐसा जरूर होता है हर किसी की जिंदगी में, जो मिटाया नहीं मिटता मानस पटल से। तो आकाशवाणी की यात्रा में आपका वो ऐसा कौन सा वो लम्हा या एक घटना? नहीं, वो घटना मुझे याद है और अभी बिल्कुल ताज़ा इसलिए है कि मैं यहाँ पेक्स के तौर पे इस संस्थान में आया एक शख्स की वजह से, और वो शख्स थी हमारी पेक्स उस समय युवाणी की कुसुम जोशी। कौन से केंद्र पे? आकाशवाणी पटना में। अच्छा। और जिनका अभी हाल फिलहाल 4 दिन पहले उनका देहांत हो गया इलाहाबाद में। तो 80 साल के आसपास उनकी उम्र रही थी। उस समय पेक्स थी वो हमारी युवाणी की। और एक दिन वो अखबार की कटिंग ला करके उन्होंने मुझे दिया, कहा कि इसमें पेक्स का निकला हुआ यूपीएससी से होता था जी। तो उन्होंने कहा कि इसको भर दो। तो मेरी रुचि नहीं थी, मैं एमए पीएचडी कर चुका था, तो मुझे लेक्चरशिप में जाना था। तो मैंने कहा कि दीदी, मैं उनको कहने लगा था धीरे धीरे जब आत्मीयता और घनिष्ठता बढ़ी, तो मैंने कहा कि दीदी मैं इसमें कहाँ मैं जाऊँगा, होगा नहीं मेरा, और मुझे तो जाना है उसमें लेक्चरशिप में। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम भर दो, और मेरा ये मानना है कि तुम्हारा हो जाएगा, कहो तो मैं लिख करके रख दूँ। ये वाक्य है उनका, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। तो मैंने बहुत अनमने ढंग से, चूँकि एक आदर था उनके प्रति, तो मैंने वो ले लिया, कटिंग ले ली और मैंने भर दिया, भेज दिया। बाकी तो लंबी कहानी, इंटरव्यू वगैरह हो गया, सिलेक्शन हो गया। मैंने जा कर के उनके पाँव छुए तो उन्होंने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा हो जाएगा। तो वो कुसुम जोशी, उनके साथ उस समय से लेकर और उनके रिटायरमेंट के बाद और इलाहाबाद में वो जब तक रहीं, देहांत के 1 महीने पहले तक मेरी अंतिम बातचीत हुई थी। तो मैं उस पल को कभी नहीं भूलता। मुझे हमेशा याद रहता है कि अगर कुसुम जी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। क्या बात है! ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो मन गदगदी हो जाता है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक प्रसारण कर्मी हूं और मेरा भी मतलब यहाँ आने का एक दिन तय था। डॉक्टर किशोर सिन्हा, आप स्टूडियो में आए, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।